हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस हमारे चैनल में। मैं मुस्कान विश्वकर्मा आप लोग को आज पढ़ाने वाली हूँ अध्याय 4 कक्षा 11वीं का अध्याय 4 में आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है पाचन संस्थान। पाचन संस्थान में हमने 2 पार्ट और पढ़ चुके हैं और ये है तीसरा पार्ट। फ्रेंड्स, इस तीसरे पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं ग्रसनी के बारे में। ठीक है, ग्रसनी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मुख और स्वरतंत्र के पीछे ग्रसनी होती है। कहाँ होती है? मुख और स्वरतंत्र के पीछे ग्रसनी होती है। यह मांसपेशियों से बनी होती है। इसका चौड़ा भाग ऊपर और सकरा भाग नीचे की ओर स्थित होता है। ग्रसनी लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह 3 भागों में बटी होती है। कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में बटी होती है। तो पहला भाग होता है ओरोफेरिक्स। ओरोफेरिक्स, दूसरा है नेजोफेरिक्स और तीसरा है फेरिक्स। ठीक है, ओरोफेरिक्स, नेजोफेरिक्स और फेरिक्स। चलिए आगे देखते हैं। मुख से भोजन की लुगदी ग्रसनी में आती है। यह भाग फेरिक्स कहलाता है। जो मुंह है, मुंह से भोजन की जो लुगदी होती है, भोजन का जो भाग होता है, वह फेरिक्स में आता है। कहाँ आता है? लुगदी ग्रसनी में आती है। ग्रसनी में आती है और ग्रसनी में का जो यह भाग होता है जहाँ ये आती है, इसे क्या कहते हैं? फेरिक्स कहते हैं। मुलायम तालु ऊपर उठ जाता है और नेसोफेरिक्स बंद हो जाता है। मुलायम तालु जो है ऊपर उठ जाता है और नेसोफेरिक्स नीचे हो जाता है। इसी समय लैरिक्स एपिग्लॉटिस से इस प्रकार मिल जाता है कि भोजन की लुगदी सीधी ग्रसनी में ग्रास नली में पहुंच जाती है। एपिग्लॉटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और भोजन निकलते समय श्वास नली को ढक्कन की तरह ढक लेता है। ठीक है, क्या होता है? भोजन की लुगदी सीधी ग्रास नली में पहुंचती है। एपिग्लॉटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और भोजन क्या होता है? निकलते समय श्वास नली को ढक लेता है। जब हम भोजन निगलते हैं तो वो हमारी श्वास नली को कौन ढकता है? ग्रसनी के द्वारा एपिग्लॉटिस श्वास नली को निगलते समय श्वास नली को ढक्कन की तरह ढक लिया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है स्वरपुट। ये है अपनी ग्रसनी का चित्र। ये नासिका है यहाँ से। ये देखिए, ये ग्रसनी है। ये सब चीज़ें चित्र बने हुए हैं। यहाँ से ढक्कन की तरह ये ढकता है, खुलता है। यहाँ से हमारी श्वास नली होती है। ग्रास नली या अन्न नली का। ठीक है, ग्रास नली ग्रसनी से पीछे के भाग से प्रारंभ होकर वक्ष में श्वास नली व हृदय के पीछे से नीचे की ओर बढ़कर अमाशय के कार्डियक भाग में पहुंचती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली 4 परतों की बनी होती है। म्यूकस झिल्ली, विरल संयोजी ऊतक, बाहरी लंबाकार पेशियों की परत और चौथी है भीतरी गोलाकार पेशियों की परत। इन पेशियों की भित्तियों की संकुचन लहरों के चक्करदार स्नायुओं में अंकुचन होता है। इसे ग्रास आगे ढकेला जाता है। ग्रास मतलब जो खाया हुआ हमारा वो होता है भोजन का हिस्सा, उसे ग्रास कहते हैं। इसे अंदर ढकेला जाता है। इस प्रकार भोजन लहर के समान आगे बढ़ते हुए अमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अमाशय। ठीक है, यह एक स्नायु की पोली थैली है। यह अन्न नलिका का सबसे चौड़ा हिस्सा है। यह अंदर ग्वाहर में श्वास पटल के नीचे इसकी लंबाई 10 इंच और चौड़ाई 7 इंच है। लंबाई 10 इंच और चौड़ाई 4 इंच है। इसका अधिक चौड़ा भाग दाई और तथा कम चौड़ा भाग बाई ओर होता है। इसका ऊपरी सिरा जो अन्न नलिका से जुड़ता है, इसे कार्डियल ओपनिंग कहते हैं। कार्डियल ओपनिंग तथा जहाँ से छोटी आंत का आरंभ होता है, उसे पायलोरिक ओपनिंग कहते हैं। इन दोनों मुखों पर संकोच स्नायु वर्तुलाकार स्थिति में रहते हैं। यह दोनों मुखों को बंद करने में सहायक होते हैं। मुखों को बंद करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। सहायक मतलब कि हेल्प करते हैं। ठीक है, जठर 4 आवरणों से मिलकर बना होता है। जठर कितने आवरणों से मिलकर बना होता है दोस्तों? जठर 4 आवरणों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? जठर के भीतरी भाग में अंतस्त्वचा का आवरण रहता है। ठीक है, जठर जब खाली रहता है तब इसमें झुर्री सी पड़ जाती है। जब जठर खाली रहता है तब कैसी हो जाती है? झुर्री सी हो जाती है, सिकुड़ जाता है। दूसरा क्या है? अंतस्त्वचा से लगा हुआ और इसके नीचे दूसरा आवरण रहता है, जिसमें जठर ग्रंथि है। इससे उत्पन्न होने वाले जठर रस छोटी नलिका के द्वारा जठर में पहुंचता है। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा आवरण स्नायु का बना होता है। इन स्नायुओं के खड़े, आड़े और तिरछे 3 स्तर हैं। इसमें से आड़े स्नायु के आकार अन्न नलिका व छोटी आंत के पास का मुख सदा बंद रहता है। भोजन के आगे जाते समय ही मुख खुलते हैं। चौथा क्या है? जठर के ऊपर उदरांतवेष्टन नामक एक चमकने वाला चिकना आवरण रहता है। यह आवरण उदर के अन्य इंद्रियों पर भी रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जठर का चित्र बना हुआ है। जठर का ऊपरी भाग, अन्न नलिका का निचला मुंह, जठर का ऊपरी मुंह है ना, जठर के दाने बाजू का भाग, संकुचन स्नायु, जठर का निचला मुंह, बड़े स्नायु का स्तर, आड़े स्नायु का स्तर, तिरछे स्नायु का स्तर, यहाँ पर सब चीज़ बना हुआ है। जठर के भीतरी पृष्ठ भाग और उनकी धुरी, उदरांतवेषण, स्नायु का आवरण, अंतस्त्वचा का निचला ग्रंथिमय भाग, जठर का भीतरी भाग दिखाने वाला काटा हुआ छेद, ये सब चीज़ें ये है यहाँ पर जठर का भीतरी भाग दिखाने वाला काटा का छेद। ठीक है, जठर के 5 रस एवं जठर में 5 पाचन क्रिया, जठर के पाचक रस एवं जठर में पाचन क्रिया।
जठर ग्रंथियों से जठर रस उत्पन्न होता है। जठर रस पानी जैसा और स्वाद में खट्टा रहता है। जठर में जो रस होता है वो पानी जैसा होता है और स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा मतलब क्या हो गया, अम्लीय हो गया। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अतिरिक्त रेनिन और पेप्सिन नामक दो पाचक द्रव्य या एंजाइम रहते हैं। ये पाचक द्रव्य भोजन के प्रोटीन तत्वों को निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन करते हैं। कौन कौन से परिवर्तन करते हैं, निम्नांकित रासायनिक परिवर्तन करते हैं। पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन मिलकर भोजन के प्रोटीन तत्वों को पेप्टोन जैसे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। पेप्सिन, दूसरा क्या है, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से यह दही जैसा पदार्थ आसानी से पच जाता है। तीसरा क्या है, रेनिन नामक पाचक द्रव्य दूध के प्रोटीन तत्व केसिन को प्रभावित कर उसे दही जैसा पदार्थ में बदल देता है। जठर रस स्राव, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन। जठर रस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन और पेप्सिन। ठीक है, अब अब जठर रस द्वारा उपर्युक्त परिवर्तन आरंभ होने के पूर्व लार के टाइलिन पाचक द्रव्य क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, और कार्बोज पदार्थों को और अधिक शोषण योग्य बनाते रहते हैं। जठर में 3 से 4 घंटे भोजन रहने के कारण केश वाहिनियों द्वारा बहुत थोड़े से शर्करा तत्व और पेप्टोन का अवशोषण होता है। ठीक है, ये देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो 1 घंटे बाद क्या क्या हालत होती है खाने की, ये हालत होती है। फिर 2 से 5 घंटे बाद वो कहाँ चले जाता है, क्षुद्रांत में चले जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में 5 से 9 घंटे बाद क्या होता है, वो बड़ी आंत में चला जाता है। और 9 से 24 घंटे बाद जो है वो बड़ी आंत के इस हिस्से में चला जाता है जहाँ से उसे बाहर फेंकना आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद पेप्टोन के रूप में प्रोटीन तत्व, शर्करा के रूप में कार्बोज तत्व और घुलनशील स्थिति में रहने वाले संदिग्ध तत्वों से युक्त यह अम्ल मिश्रण जिसे काइम कहते हैं, पाइलोरिक ओपनिंग से आंत में पहुंचता है। ठीक है, पकवास है व छोटी आंत। पकवास और छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। पकवास है 6.5 मीटर लंबा व 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा स्नायुओं की बनी खोखली नली है। यह उदर गुहा में स्वच्छ तरह बैठी हुई होती है। ठीक है, कैसी बैठी होती है, अच्छी तरह बैठी हुई होती है। छोटी आंत का आरंभ जठर के निचले मुंह से होता है और अंत बड़ी आंत के निकट होता है। छोटी आंत के प्रारंभिक 25 सेंटीमीटर के भाग को पकवासे कहते हैं। इसका आकार घोड़े के नाल के समान होता है। स्वादुपिंड स्वादुपिंड या क्लोम के स्वादुपिंड या क्लोम से निकलने वाली स्वादुपिंड नलिका और यकृत से निकलने वाली पित्त नलिका एकत्रित होकर पकवासे में अपने रस को लाकर छोड़ती है। ठीक है, जठर के भांति इसके भी 4 आवरण होते हैं। स्नैहिक स्तर, स्नायविक स्तर। स्नैहिक स्तर क्या है, इसकी बाहरी परत स्नैहिक स्तर की होती है, यह अंदर की परत से सटी रहती है। स्नायविक स्तर यह दूसरा स्तर है जिसके अंदर के स्नायु वर्तुलाकार और बाहरी हिस्से के खड़े स्नायु रहते हैं। इसमें वर्तुलाकार स्नायु के एक स्थान पर अंकुचन होने से और निचले भाग के शिथिल हो जाने से अंकुचन लहरें पैदा होती है। ठीक है, इससे भोजन को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। ठीक है, भोजन को आगे बढ़ाने में क्या होती है, सहायता होती है। ये पकवासे का चित्र यहाँ पर देख सकते हो आप। ये पित्त की थैली है, ये यकृत नलिका है, ये क्लोम है और ये क्या है, पकवास है और आलिंद। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्नायिक स्तर। इसकी बाहरी परत स्नायिक स्तर से होती है, यह अंदर की परत से सटी रहती है। स्नायिक स्तर यह दूसरा स्तर है जिसके अंदर के स्नायु वर्तुलाकार और बाहरी हिस्से से खड़े स्नायु रहते हैं। इसमें वर्तुलाकार स्नायु के एक स्थान पर अंकुचन होने से और निचले भाग में शिथिल हो जाने से अंकुचन लहरें पैदा होती है। इससे भोजन को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। ये एक बार पढ़ चुके हैं, अब दोबारा हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा क्या है, ग्रंथियों का स्तर। यह तीसरी परत है जिससे जो रस निकलता है वह अनंत रस कहलाता है। इस ग्रंथि से पाचक रस पैदा करने वाली ग्रंथि लगी रहती है। त्वचा का स्तर। अंतःत्वचा का स्तर यह झुर्रियोंदार होता है। कैसा होता है, यह झुर्रियोंदार होता है जिससे पाचन रस की भोजन पर क्रिया होने के लिए और अन्न के अभिशोषण होने के लिए थोड़ी जगह में अधिक क्षेत्र मिल जाता है। ठीक है, मखमल के कपड़े पर जिस प्रकार रोमल रोए रहते हैं उसी प्रकार इसमें भी रोए इस अंतःत्वचा पर भी रहते हैं। ठीक है, इनमें भी रोए होते हैं। ठीक है, इसमें सूक्ष्म रस वाहिनियाँ और रक्त वाहिनियाँ हैं जिसका उपयोग भोजन के अवशोषण के लिए किया जाता है। अंतःत्वचा के प्रयोग कोमल उठे हुए भाग को शोषण केंद्र कहते हैं। शोषण क्या कहते हैं, शोषण केंद्र कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन। छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है, भोजन के तीनों तत्वों का पाचन कर उन्हें शोषण योग्य स्थिति में लाकर शोषण करने का कार्य छोटी आंत में होता है। हाथ के भीतर रहने वाले ग्रंथियों के स्तर में स्थित ग्रंथियों से आंत्र रस उत्पन्न होता है जिसे इरेप्सिन और अन्य पाचक द्रव्य रहते हैं। ठीक है, अन्य पाचक द्रव्य रहते हैं। इनमें से इरेप्सिन नामक पाचक द्रव्य के कारण पेप्टोन के पेप्टाइड और एमिनो एसिड आसानी से शोषित किए जाते हैं। अन्य कई पाचक द्रव्यों के कारण भोजन के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से, उदाहरण लैक्टोज, मोल्टोज और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज और फ्रक्टोज नामक सहज शोषित की जाने वाली कार्बोहाइड्रेट तैयार होती है। ठीक है, अब बड़ी हाथ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बड़ी हाथ के बारे में इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, कम से कम 16 पेज हैं। अभी तक हम 11 पेज में पहुंचे हैं, तो एक और पार्ट आएगा, और भी हो सकता है और पार्ट आए। तो इसके साथ में हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय। आगे और मिलते हैं, और आगे और बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो मेरे साथ बने रहिए।